एक ऐसा पेपर शेयर करने लगी हूँ जिसको आज तक फ़िज़िकल एजुकेशन का सबसे मुश्किल तरीन पेपर कहा जाता है। और इस पेपर का ये रिज़ल्ट आया था कि सिर्फ 5% लोगों ने इस पेपर को पास किया था, यानी सिर्फ 5% लोगों ने इस पेपर को पास किया था। ये गर्ल्स का रिज़ल्ट था 5%। तो मैं आपको बताऊं कि ये पेपर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल था और मैं फ़र्स्ट टाइम इस पेपर को पढ़ने लगी हूँ। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया इस पेपर के बारे में। इससे पहले मैंने इस पेपर को बिल्कुल भी ठीक से नहीं देखा ना पढ़ा है। तो अभी हम इसको शुरू करेंगे। तो जनाब, हमसे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच स्ट्रक्चर इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स है। तो कौन स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है दोनों में। तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक मेरा जहन जो है वो, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको बताऊं जो मुझे लगता है। मैं किसी चीज़ का 100% श्योर नहीं कर सकती, मैं खुद पेपर फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। देखें, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ पौधों में होता है। सेल वॉल की बात करें तो ये सिर्फ जानवरों में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। तो फिर न्यूक्लियस जो है ये इसका आंसर हो सकता है। न्यूक्लियस इसका आंसर हो सकता है। तो जो ऑप्शन सी है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद है द ओलंपिक फ्लेम सिम्बलाइजेस। ओलंपिक फ्लेम जो होती है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है। यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी बताऊँगी आपको। जो मुझे ठीक लग रहा है ना वो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कोई एक सही लग रहा है। ऑप्शन ए ये है यूनिटी अमंग वेरियस नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और ऑप्शन डी है कंटिन्यूटी बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न गेम। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी जो है दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ये कंटिन्यूटी जो है वो बयान कर रही है जो मॉडर्न गेम है, जो एंशिएंट गेम है उनके दरमियान। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन 3 जो ऑप्शन है वो है इन एथलीट्स हु डू स्मोकिंग निकोटीन रिसेप्टर क्या करते हैं। निकोटीन रिसेप्टर क्या करते हैं उस एथलीट के बॉडी में जो कि स्मोकिंग करता है। आई डोंट नो। निकोटीनिक रिसेप्टर वही होते होंगे जो कि स्मोकिंग से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले गूगल पे रिसर्च करते हैं कि व्हाट इज़ द निकोटीनिक रिसेप्टर। तो अभी हम गूगल पे जाके ये रिसर्च करते हैं कि निकोटीनिक रिसेप्टर क्या होते हैं। निकोटीनिक रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि निकोटीन रिसेप्टर इज़ अ चैनल प्रोटीन दैट अपॉन बाइंडिंग बाय acetylcholine open to allow diffusion of cations. The muscarine receptor on the other hand membrane protein neurotransmitter cause the opening ion channel. I don't know ये क्या, ये बहुत लॉन्ग टर्म इस पर स्टडी करने पड़ेगी समझने के लिए इसको। तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आई डोंट नो किसका आंसर क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और मुझे ये भी बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पे लिखा है इन एरियाज ऑफ द लंग विद लोअर देन नॉर्मल वी ओवर क्यू रेशियो। इन एरियाज ऑफ लंग विद लोअर देन वी ओवर क्यू रेशियो द कैपिलरी carbon dioxide tension is lower than normal, pulmonary vascular resistance higher than normal, alveolar oxygen tension is higher than normal, water vapor pressure is higher than normal। पहले इसने कहा कि पहले ये देख लेते हैं। वो कहता है कि इन एरियाज ऑफ द लंग, कहता है लंग के वो वाले एरिया जिनमें जो विद लोअर देन नॉर्मल वी ओवर क्यू रेशियो, जिनके अंदर वी ओवर क्यू रेशियो नॉर्मल से लोअर होगी, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ होगी। वी ओवर क्यू रेशियो क्या होती है यही नहीं पता, तो हम इसका आंसर कैसे देंगे। कैपिलरी कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी वास्कुलर हायर देन, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर मिनिमम इंस्पायरेशन इज कॉल्ड। आप जब मैक्सिमम वॉल्यूम जो है फोर्स को एक्सपायर्ड करते हैं आफ्टर मिनिमम इंस्पायरेशन, तो वो क्या कहलाता है। मेरे ख्याल से वो टाइडल कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है जी, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, टाइडल कैपेसिटी कहलाती है। टाइडल वॉल्यूम टाइडल कैपेसिटी के दरमियान, टाइडल वॉल्यूम और टाइडल कैपेसिटी के दरमियान जो है वो जी, तो इसका राइट आंसर क्या है, टाइडल कैपेसिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ रिस्क इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद इनएक्टिविटी एंड पुअर फिटनेस लेवल। वो कहता है कि कौन इनमें से कौन सा रिलेट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन रिलेट कर रहा है किसी भी इंसान की पुअर फिटनेस पे और इनएक्टिविटी के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन है माइग्रेन हेडेक है, हाई ब्लड प्रेशर है, सस्पिटेबिलिटी टू इन्फेक्शन है, ये नर्व जनरेशन है। मेरे ख्याल से सी ऑप्शन जो है वो राइट है, आप जल्दी बीमार हो सकते हो। उसके बाद जो 7 वाला है, 7 कहता है कि ऑर्गन टेंस बिलोंग टू द एप फैमिली फ्रॉम विच लैंग्वेज इज़ द नेम ओरंगुटन टेकन। ओरंगुटन टेकन जो है वो बहासा मैले ज़ुबान से लिया गया है। ओरन का मतलब ऑरेंज होता है, तो यहाँ पे बहासा मैले ज़ुबान से लिया गया, ये मैंने देखा था नेट से। उसके बाद हम देखते हैं चूज़ द सिनोनिम ऑफ एरी फ्रॉम द फॉलोइंग है। एरी का सिनोनिम जो है वो अनकैनी है। यहाँ पे ज़्यादातर सारे ए ठीक लग रही है, यहाँ भी ए सही था, यहाँ भी ए ठीक है। द ट्रॉफी नोन बाय द नेम ऑफ ग्रैंड प्रिक्स एसोसिएटेड विद, ये जो ग्रैंड प्रिक्स ट्रॉफी है ना, ये 3 स्पोर्ट्स साथ मुंसलिक है, टेबल टेनिस के साथ, लॉन टेनिस, शूटिंग के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्टडिंग मल्टी केस है। मल्टी केस पढ़ने का एडवांटेज इनमें से कौन सा नहीं है। जब आप मल्टी केस स्टडी करते हैं तो इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। वो कहता है कि मल्टी केस कैन बी कंपेयर्ड फॉर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस है। मल्टी केस कैन मोर इफेक्टिवली टेस्ट थ्योरी देन अ सिंगल केस है। ऑप्शन सी है जनरलाइजेशन अबाउट पॉपुलेशन आर यूजुअली बेटर व्हेन बेस्ड ऑन मल्टीपल केस है। डी है कॉस्ट इज लोअर एंड डेप्थ ऑफ एनालिसिस ईजियर व्हेन यू स्टडी मल्टीपल केस इन सिंगल स्टडी है। बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि ये कोई बेनिफिट नहीं है कि कॉस्ट जो है वो कॉस्ट इसमें बिल्कुल लोअर नहीं आती, और डेप्थ जो एनालिसिस है अब ईजियर नहीं होती। जब मल्टी केस पढ़ोगे कभी भी डेप्थ एनालिसिस ईजियर नहीं होगा, इसलिए मेरे ख्याल से ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद है रोमपाल ग्लेशियर लोकेटेड। रोमपाल जो है वो कौन से कहाँ पे लोकेटेड है ये ग्लेशियर, हम नेट से भी देख लेते हैं कि रोमपाल जो है मेरे ख्याल से ये कोकराक्रम पे है या हिमालय में है। चले मेरे ख्याल से कोकराक्रम पे है, लेकिन हम देख लेते हैं रूपाल ग्लेशियर्स कहाँ पे, नेट से देखते हैं अभी हम। रूपाल ग्लेशियर्स कहाँ पे है, रूपाल ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे है, ये हिमालय पे है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो हिमालय है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, अगर मैं कराक्रम लगाती तो वो गलत होना था। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, आई डोंट वांट टू बी स्टडी लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, क्वेश्चन ये है कि ये वाला क्वेश्चन है हमारा जो कह रहा है कि फॉर फोर हैंड एंड बैक हैंड वॉली इन टेनिस, ये वाला क्वेश्चन, फॉर फोर हैंड एंड बैक हैंड वॉली इन टेनिस विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक लीड्स टू अ पिवट ऑन द बैक फुट एंड अ स्टेप टुवर्ड द नेट thus allowing a player to contact the ball in front of the body। वो कह रहा है कि कौन सी तकनीक जो है ये आपको सारा कुछ अलाउ करती है अगर आप बैक हैंड एंड फोर हैंड लगाना चाहते हैं वॉली के अंदर। जब टेनिस में आप वॉली करते हैं तो आपने कौन सी तकनीक को यूज़ करना है जिससे ये तुम्हारी सारी पोजीशन आपको मिल जाए कि आपका बैक फुट पिवट चला जाए, ये तमाम चीज़ें हो जाए। तो वो कहता है कि यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कौन कौन सी हैं, यहाँ तकनीक बताई गई हैं। उसने कहा पुटिंग द टुवर्ड द ओपोनेंट ड्यूरिंग द स्विंग, बैंडिंग एंड कीपिंग द बैक वर्टिकल है, टर्निंग द शोल्डर अर्ली इन प्रिपरेशन फॉर द स्विंग है, रोटेटिंग द रैकेट क्लॉकवाइज सो द पाम इज़ ऑन टॉप ऑफ द रैकेट है, ये नन ऑफ दिस है। मेरे ख्याल से जो है वो पहला वाला सही लग रहा है मुझे। उसके बाद हम, क्योंकि जब आप टुवर्ड द ओपोनेंट खड़े होंगे तभी तो आप जो है आपका एक एंगल बन पाएगा कि आपका बैक फुट पिवट पे जा पाएगा। तो मेरे ख्याल से पहला है। उसके बाद है द ओलंपिक कप इंस्टीट्यूटेड बाय IOC प्रेसिडेंट बैरन पेल्टेरे। वो कहता है दी कोबर्टिन इन 1906 इज अवार्डेड टू। वो कहता है 1906 का जो ओलंपिक कप था वो किसको अवार्ड किया गया था, जिस प्रेसिडेंट बैरन पेल्ट ने किसको ये अवार्ड दिया था 1906 का। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है ये हम देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है एन इंस्टीट्यूशन डैट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये वाला है
मेरे ख्याल से ठीक इसमें कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि बहुत अच्छा स्पोर्ट्स के अंदर एक बेहतरी के लिए काम करे, ये कप उसको दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, वो कहता है कि डिस्क्रीज परफॉर्मेंस इन द बिगिनिंग बट ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इज़ इंडिकेटेड। जब भी आपकी शुरू में परफॉर्मेंस अच्छी हो, और शुरू में तो परफॉर्मेंस अच्छी हो लेकिन बाद में क्या हो कि वो डिस्क्रीट परफॉर्मेंस बिगिनिंग बट ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट, यानी कि शुरू में बुरी हो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करती जाए, तो इसी परफॉर्मेंस को किस ग्राफ के ज़रिए बयान किया जाता है? तो ये कन्वेक्स ग्राफ होता है जिसके ज़रिए बयान किया जाता है ऐसी परफॉर्मेंस को। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस शुरू में अच्छी है, शुरू में आप परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है लेकिन बाद में गलत हो जाती है या ख़राब हो जाती है, तो उसको कनकेव ग्राफ के ज़रिए बयान किया जाएगा। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? कन्वेक्स ग्राफ। क्या है कन्वेक्स ग्राफ? अगर शुरू में आपकी बुरी है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है, तो कन्वेक्स ग्राफ के ज़रिए ऐसी परफॉर्मेंस को बयान किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, साइडवेज बेंडिंग ऑफ द ट्रंक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। साइडवेज बेंडिंग क्या होती है? जब आप साइड पे बेंड करते हैं। तो मैंने आपको प्लेनर एक्सिस वाली वीडियो के सामने बयान की है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे बताया गया है साइडवेज बेंडिंग जो है वो किस प्लेन में होती है। हमको सबको पता है कि वो जिस प्लेन में होती है उस प्लेन का नाम है फ्रंटल प्लेन। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हाफ नेल्सन इज द टर्म एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। हाफ नेल्सन जो है वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएट करता है? हाफ नेल्सन हम नेट से देख लेते हैं। मुझे जो लग रहा है ना वो या तो रेसलिंग लग रहा है या ब्रिज लग रहा है। तो ब्रिज या रेसलिंग लग रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि हाफ नेल्सन किस गेम से रिलेटेड है। मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा। अभी हम देखते हैं हाफ नेल्सन जो है वो एसोसिएटेड रेसलिंग के साथ है ये हाफ नेल्सन। तो ठीक है जी, तो हम जो है वो रेसलिंग पे टिक कर देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, जहन में ऐसे कभी होता है कि आपको नहीं समझ आती कि आपको ब्रिज है या रेसलिंग है, तो फिर इसमें से रेसलिंग सही ऑप्शन थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा ही आसान है। वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेम वाज डिवेल्प्ड फ्रॉम द इंग्लिश राउंडर्ड बाय एबनर डबल डे इन न्यूयॉर्क। तो ये बेसबॉल थी। बेसबॉल जो थी वो की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं क्या इसका आंसर है, बेसबॉल। उसके बाद ये ऐसा क्वेश्चन आया है जिसको हर बंदे ने जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है लेकिन इसका जवाब मिलता ही नहीं है दुनिया में कहीं से भी। ये क्वेश्चन है कि द फर्स्ट ट्रीटमेंट रिकमेंडेड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस एग्जॉस्टेड एथलीट इज़। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है किसी भी ऐसे एथलीट को जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर होता है और थक थका के जब वो लाइन पहुंचता है अपनी फिनिश लाइन पे, तो उसको पहला ट्रीटमेंट क्या देते हैं? कुछ लोगों ने कहा जी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कुछ ने कहा जी मिसाज, कुछ ने कहा जी नन ऑफ दीज। अब हम देखते हैं कायरोथेरेपी इसका राइट आंसर है मेरे ख्याल से, जो उसको देनी चाहिए क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत राइज किया होगा। तो ठंडा, उसको ठंडी ज़मीन पर लटाएं, उसको ठंडा। कायरोथेरेपी में सिर्फ बर्फ़ की नहीं आता, आप उसको ठंडा माहौल भी देंगे उसको, तो वो भी ठंडा जूस पे लाएंगे, उसकी बॉडी का टेम्परेचर लॉस होगा। तो कायरोथेरेपी हो सकता है इसका राइट आंसर। उसके बाद ये फिम्स जो है ये किस चीज़ पे स्टैंड करती है? फिम्स जो है फेडरेशन इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टिव। तो इसका जो सही आंसर था वो डी था। उसके बाद है मूवमेंट पॉसिबल इन कॉन्डिलोइड जॉइंट आर। कॉन्डिलोइड जॉइंट जो होते हैं इनमें कौन कौन सी मूवमेंट हो सकती है? कॉन्डिलोइड जॉइंट जो है वो बाई एक्सियल जॉइंट होते हैं और इनमें जो मूवमेंट हो सकती है वो कौन कौन सी है? इसको हम नेट से देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इनमें जो मूवमेंट हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है। ये कॉन्डिलोइड जॉइंट जो होते हैं ये हमारे रिस्ट में भी होते हैं। या इसका ऑप्शन सी ठीक है या इसका ऑप्शन ए ठीक है, इनमें से एक ठीक है। तो हम देख लेते हैं कॉन्डिलोइड जॉइंट जो है वो कौन कौन सी मूवमेंट कर सकते हैं। कॉन्डिलोइड जॉइंट जो है वो जॉइंट जो है वो मूवमेंट पॉसिबल इनमें कौन कौन सी है? कॉन्डिलोइड मूवमेंट जो है ये दे अलाउ फ्लेक्शन, टेंशन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, दे आल्सो अलाउ सर्कमडक्शन है। तो इसीलिए अगर ये इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा क्योंकि ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, लेकिन ये रोटेशन नहीं कर सकते। इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी होगा क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये सर्कमडक्शन भी कर सकते हैं। तो ये डी ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद है इन विच क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच इज़ द प्राइमरी गोल टू गेन
एक्सेस टू इंडिविजुअल इनर वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो इन विच क्वालिटेटिव रिसर्च, वो कहता है कौन सी इनमें से क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसे हम जिसे हमारा प्राइमरी गोल ये होता है कि हम किसी भी इंडिविजुअल का जो इनर वर्ल्ड है उसको एक्सपीरियंस कर सकें। तो इथनोग्राफी होती है, केस स्टडी होती है, ग्राउंडेड थ्योरी होती है, क्या होती है? तो अगर हम देखें ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है या इथनोग्राफी क्या होती है, पहले हम इथनोग्राफी देखते हैं। बस इथनोग्राफी क्या चीज़ है? इथनोग्राफी जो होती है विद कस्टम हैबिट्स एंड मैचुअल डिफरेंसेस है। तो मेरे ख्याल से इथनोग्राफी हो सकता है क्योंकि इससे आप किसी भी इंडिविजुअल की इनर वर्ल्ड की एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो इथनोग्राफी। उसके बाद है पोस्टर्स इंडेक्स ऑफ पर्सनालिटी होता है, इसका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है ओवरलोड इन स्पोर्ट ट्रेनिंग लेट टू व्हेन। ओवरलोड जो होता है वो कब रिलेट करता है ट्रेनिंग में? द ऑक्सीजन इज इंडिकेट सप्लाई द नीड ऑफ बॉडी, द ऑक्सीजन सप्लाई मैकेनिक्स आर नॉट एबल टू इंक्रीज टू इनटेक ऑक्सीजन इज इन शिफ्ट टू मीट द सप्लाई ऑक्सीजन इज मोर देन रिक्वायर्ड है। तो मेरे ख्याल से इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि पहला जो है वो है तो ऑक्सीजन इज एडिकेट, तो फिर एडिकेट है तो फिर ओवरलोड कैसा हुआ? ऑप्शन बी है ऑक्सीजन सप्लाई मैकेनिज्म्स आर नॉट एबल टू इंक्रीज, तो ये सप्लाइंग मैकेनिज्म जो है ये किसका कोई लेना देना ही नहीं है। ऑप्शन डी जो है सप्लाई ऑक्सीजन इज मोर देन रिक्वायर्ड, फिर तो ये ओवरलोड हुआ ही नहीं, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इनसफिशिएंट है कि वो मीट नहीं कर सकती अपनी रिक्वायरमेंट के साथ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है बाबर रेडी टू पंजाब फ्रॉम अफगानिस्तान एंड फाइनली डिफीटेड द लास्ट ऑफ दिल्ली सुल्तान एंड लोधीज एट द बैटल ऑफ पानीपत इन। पानीपत की बैटल कब हुई थी? मेरे ख्याल से 1526 या 26 में या 1528 में हुई थी। तो देख लेते हैं पानीपत की बैटल कब हुई थी। ओहो यार मैं थक चुकी हूँ कर करके। पानीपत की जो बैटल थी वो कब हुई थी? ये 1526 में हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है 1526 है, तो ये लेना। मेरा ख्याल ठीक निकला, तुक्का लगाया था वैसे मैंने। हु वाज द टाइटल ऑफ यूएस ओपन टेनिस इन मैन सिंगल 2020? हु वन द टाइटल? मेरे ख्याल से इसको जीता था नडाल ने। हम देखते हैं किसने जीता था। यहाँ तो फीडर है या नडाल है, नडाल लग रहा है मुझे। देख लेते हैं जीता किसने था 2020 का ओपन टेनिस टाइटल। 2020 का ओपन टाइटल जो था टेनिस का वो वन बाय 2020 का जो था वो नडाल ने जीता था, तो ये हमारा राइट हो गया। चलें जी, तुक्का फिर काम आ गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा पढ़ा था मैंने, इसलिए थोड़ा सा मेरे जहन में था, तो इसलिए नडाल ने जीता है। उसके बाद है इन विच फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज द सब्सटेंस मूविंग डू इन इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। वो कह रहा है कि इन विच द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज द सब्सटेंस है। वो कहता है कि कौन सा इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है? सोडियम आउट ऑफ द नर्व है, कैल्शियम इनटू सार्कोप्लाज्मिक है, या हाइड्रोजन टू ल्यूमन ऑफ डिस्टल नर्फन है। मुझे जो लग रहा है, देखें यहाँ बात की गई है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की, तो यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता कैल्शियम एंड क्योंकि ये तो कंट्रैक्शन में काम आता है। तो मेरे ख्याल से या तो हाइड्रोजन वाला है या तो सोडियम वाला है, हाइड्रोजन इनटू द ल्यूमन। मेरे ख्याल से पहला वाला है, सोडियम आउट ऑफ नर्व सेल्स। उसके बाद है इन कार्डियक साइकिल व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायसिस्टोल है। तो जो वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायसिस्टोल होता है उसकी जो रेशियो होती है वो होती है 0.1 से 0.7 सेकेंड। वेंट्रिकल होता है और एक होता है आर्ट्रियल। तो वेंट्रिकल जो होता है वो 0.3 से 0.5 सेकंड होता है। सॉरी, मैंने जो पहले आपको बताया है ऑप्शन ए वो वेंट्रिकल के नहीं था, वो आर्ट्रियम के लिए था। वेंट्रिकल के 0.3 0.5 सेकंड होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? 0.3 0.5। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद अ स्ट्रेट लेग्ड स्टैंडिंग टॉय टच इज़ कंसिडर्ड अ हाई रिस्क। जब आप अपना टॉय टच करते हैं और स्ट्रेट लेग्ड स्टैंडिंग करते हैं तो वो किस चीज़ के का हाई रिस्क है? अ स्ट्रेट लेग स्टैंडिंग टॉय टच इज़
स्ट्रेच सर्वाइकल लिगामेंट एंड इंक्रीज सर्वाइकल डिस्क प्रेशर। सर्वाइकल क्या कौन सा होता है? सर्वाइकल जो होता है वो हमारा सबसे पहला वाला लंबर की डिस्क होती है। उसके बाद है इंक्रीज प्रेशर ऑन लंबर डिस्क एंड ओवर स्ट्रेच लंबर लिगामेंट। ऐसी है इनिशिएट द स्ट्रेच फ्लेक्स इन द हमस्ट्रिंग विच लीड टू द डिले यूज द लेटेस्ट में सी। मुझे जो ए और बी में एक ठीक लग रहा है, लेकिन अगर हम देखें लंबर की बात करें, लंबर ज़्यादा, जो ऑप्शन बी है वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि लंबर जो है ज़्यादातर वो स्ट्रेच होगा, वो ओवर स्ट्रेच होगा, क्योंकि सर्वाइकल तो नहीं होगा। सर्वाइकल तो हमारा पहला वाला लंबर है, वो तो इतना नहीं, जितना हमारा लंबर होगा उतना ज़्यादा सर्वाइकल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एक्सिफ्ट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहला है एक्सचेंजेबल इमेज ऑफ फाइन फिनिश है, दूसरा है एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट है, तीसरा है एग्जीक्यूटेबल है। एग्जीक्यूटेबल इसमें दो, इसमें जो हम इसको देख लेते हैं इंटरनेट से। मेरे ख्याल से पहले दो ऑप्शन जी, तो हमारा जो राइट आंसर है इसमें वो है बी वाला, एक्सचेंजेबल इमेज फॉर्मेट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जानी बढ़ते हैं। वो कहता है कि नेरियल जॉनसन एंड जैक के नेल्सन हैव रिटन वन ऑफ द फॉलोइंग बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया गया है कि इन दोनों ने कौन सी बुक्स लिखी है। तो अगर आपने मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये है, प्रैक्टिकल अप्रोच टू मेजरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ये है इसका आंसर सही वाला। तो ये क्या है? ये है ऑप्शन सी, जो कि हमारा सही वाला ऑप्शन है कि प्रैक्टिकल अप्रोच होती है ना, वो वाला सही आंसर है इसमें। अब हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सिफालू कैजुअल ग्रोथ मीन। सिफालू कैजुअल ग्रोथ मीन्स क्या है? ग्रोथ फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक है, नो यूनिफॉर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम बर्थ टू डेथ है, या ग्रोथ फ्रॉम हेड टू वर्ड है। मैं आपको सही बताऊं तो मुझे तो डी लग रहा है, मैंने तुक्का ही लगाया है, लेकिन हम देखते हैं कि सिफालू कैजुअल ग्रोथ क्या है। अभी हम नेट से सर्च करते हैं इस बारे में। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिफालू कैजुअल डेवलपमेंट कौन सी है? तो ये होती है जनाब हाँ, ये यही दिमाग वाली है कुछ। हम यहाँ पे ना पूरी की पूरी ना लिखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है Cephalo gradient is a pattern of changing petal over time during growth. One example is a gradual change in head size relative to body size during human growth है। हेड टू टोए, अच्छा हेड टू टोए जो है, हेड टू टोए इसका आंसर है। तो मुझे डी लग रहा था, तो जनाब ये बिल्कुल सही लग रहा था मुझे, तो मैंने तुक्का ही लगाया, लेकिन ठीक हो गया। चले जी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल। अच्छा, तुक्का भी ऐਵੇਂ नहीं लगता होता, मैंने तुक्का क्यों लगाया था? मुझे कुछ ठीक लग रहा था, मैं लगाया था ना। यहाँ पर जो सिफालो वर्ड था, ये दिमाग से वर्ड रिलेटेड है, इसलिए मैंने तुक्का लगाया था ये वाला। और मुझे कोई इल्हाम जो है वो बंदे को हमेशा गलत ही होती हैं, तुक्के हमेशा गलत होती हैं। अगर तुक्का आप लगाना चाहते हो ठीक, तो उसके पीछे भी एक रीज़न होनी चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, वो कहता है व्हाट यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल रेफरेंस assessment software to assess physical education student, it is most important to ensure that। वो कहता है जब आप what using standardized normal reference assessment software to assess education student environment, अब पता नहीं इसने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्वेश्चन समझ ही नहीं आई। मतलब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। वो कहता है इफ़ सिस्टोल प्रेशर इज़ 120 मिलीमीटर मर्करी, डायसिस्टोल प्रेशर इज़ 90 मिलीमीटर मर्करी। मैं आपको निशान लगा देती हूँ ताकि आपको पता चल दे। मैं आपको एक और बात बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैंने इसीलिए अपना सब्सक्राइब हिडन कर दिया है, क्योंकि मुझे इतना कम देख के ना, सब्सक्राइब इतने कम देख के मुझे अच्छा फील नहीं होता। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है कि इफ़ सिस्टोल प्रेशर इज़ 120 मिलीमीटर मर्करी, डायसिस्टोल प्रेशर इज़ 90 मिलीमीटर मर्करी, प्रेशर इज़ 0 मिलीमीटर मर्करी, कार्डिक आउटपुट इज़ 5 लीटर पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम 50 मिलीलीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज़ करेक्ट है। इतना मुश्किल क्वेश्चन,
मीन सिस्टमेटिक आर्टिकल प्रेशर 120, टोटल 120 पल्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना पूरा का पूरा हमें पूरा फार्मूलाज की हेल्प लेनी पड़ेगी। हम कुछ को स्किप करते हैं, लेकिन मैं शेयर करूँगी आपके साथ इसका जवाब। मैं इसको सोल्व करूँगी अलग से, क्योंकि मैं खुद इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ पेपर को, तो मैं इसको सोल्व करूँगी। मैं आपको ही साथ ही इसका शेयर करूँगी आंसर। तो आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करना पड़ेगा इसका आंसर जानने के लिए। यहाँ पे है साइनोसिस कॉज्ड बाय। साइनोसिस किस वजह से होता है, हम पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज साइनोसिस, फिर हम आते हैं इसकी जानिब। तो साइनोसिस क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं। साइनोसिस की स्पेलिंग सही लिखा है मैंने, साइनोसिस की स्पेलिंग दोबारा देखती हूँ। सियानोसिस। तो यहाँ पे देखते हैं कि सियानोसिस क्या चीज़ है। Cyanosis is a pathological condition that is characterized by a bluish discoloration of skin or mucous membrane. The word cyanosis is a derivative of the word cyan or blue-green color. अच्छा, वो कहता है कि ये ब्लू स्किन हो जाए, इसको साइनोसिस कहते हैं। देखते हैं इसका कोज क्या होता है। इसका कोज ये होता है कि अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ठीक है जी। तो अब हम जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइनोसिस का कोज क्या है, और यहाँ हमारे पास जो है वो उसके आंसर है। यहाँ पे है कि एन इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन, दूसरा है अ डिस्क्रीज कंसनट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन, तीसरा है अ डिस्क्रीज कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और डी है हाइपोक्सिया। जहाँ मुझे लगता है तो हाइपोक्सिया हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया आई थिंक के ऑक्सीजन की कमी हो जाना सेल्स के अंदर या टिश्यू के अंदर हाइपोक्सिया कहलाता है। अभी हम देखते हैं हाइपोक्सिया क्या होता है, देन हम सही जवाब के जानी बढ़ते हैं। हाइपोक्सिया क्या है ये देख लेते हैं। हाइपोक्सिया मीन्स क्या होता है। हाइपोक्सिया हैविंग लो ऑक्सीजन इन योर टिश्यू है, इसका हाइपोक्सिया। अच्छा, अब मैं आपको बात बताऊँ, मुझे इनमें से दो आंसर ठीक लग रहे हैं। एक तो हाइपोक्सिया और दूसरा ये ठीक लग रहा है कि अ डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, अ डिक्रीज कंसंट्रेशन। लेकिन हम हाइपोक्सिया लगा देते हैं, क्योंकि जब आपके टिश्यू जानी कम जाए ऑक्सीजन तो आपकी स्किन खुद ब खुद ब्लू हो जाएगी, तो हाइपोक्सिया कह देते हैं। उसके बाद है एन एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज फॉर वुमेन रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। वो कहता है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, वुमेन जब भी एक्सरसाइज करती है तो उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, याद रही है या वुमेन की बात की गई है। तो यहाँ हमारे पास जो जवाब है वो ये है रिडक्शन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा है रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तीसरा इम्प्रूव कम्प्लेक्शन ऑफ स्किन, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बताऊँ, अगर हम ए को देखें तो रिडक्शन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इम्प्रूव कम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन है। वैसे तो रिडक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इसमें ऐड कर दिया जाए, इम्प्रूव कम्प्लेक्शन ऑफ स्किन को भी, तो डी है इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद आता इमल्सिस द ट्रैवल फ्रॉम सीएनएस टू मसल है। द नर्व इम्पल्सिस कह सकते हैं, मुझे लग रहा है लिखने में गलती हुई है। द नर्व इम्पल्सिस दैट ट्रैवल फ्रॉम सीएनएस टू मसल है। इसका ये बात वो कहना चाहता है दरअसल कि जो नर्व इम्पल्सिस हमारे सीएनएस से जाती है मसल की जानिब, हम जानते हैं कि उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एफरेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एफरेंट कहा जाता है। एफरेंट जो होती हैं वो सेंसरी नर्व्स होती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि एफरेंट जो है वो सेंसरी नर्व्स हैं कि ए वाला एफरेंट सेंसरी नर्व्स होती हैं कि ई वाली एफरेंट। तो अभी हम इसको ज़रा देख लेते हैं इंटरनेट से कि एफरेंट क्या होती हैं। यहाँ पे मैं चाहती मैं आपको कोई भी गलत बात बताऊँ, चाहे मुझे खुद गलती से मेरे से हो जाए। तो एफरेंट न्यूरॉन्स कौन सी होती हैं, सेंसरी होती है कि मोटर होती है। वो कह रहा है कि द आल्सो कॉल मोटर। सॉरी, देखा मैंने इसीलिए कहा था कि मैं देख लूँ एक बार, क्योंकि मुझे ना इन दो के दरमियान ना सम टाइम मुझे समझ नहीं आती कि ए वाली कौन है और ई वाली कौन है। तो यहाँ पे जो एफरेंट है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि एफरेंट जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, और जो ई वाली है, ई वाली कौन होती हैं, ई वाली मोटर होती हैं। तो हमें पता है कि सीएनएस से जो मसल जानी जाती हैं वो सेंसरी होती हैं, इसलिए वो ए वाली हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। देखिए अभी क्या हुआ था, मुझे खुद कन्फ्यूज़न होगी कि ए वाला एफरेंट मोटर है या ई वाला एफरेंट मोटर है।
तो मैंने गलत बोल दिया क्योंकि मुझे इन दोनों में समझ नहीं आ रहा था। मैंने इसको देखा नेट से तो मुझे पता चला कि बी जो है वो सेंसरी होता है, इसलिए बी इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है LPG स्टैंड फॉर, ये आप लोगों की जनरल नॉलेज को उन्होंने टेस्ट करने की कोशिश की है। और LPG जो होता है वो कौन सी गैस होती है? लिक्विड प्रेशर गैस होती है, लिक्विड पेट्रोग्राम होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है या लीगल पेट्रोलियम। यहाँ पे दो ऐसी गैस हैं जो ऑप्शन ऐसे जिनके ऊपर LPG जो हम अपने सिलेंडर में बढ़ाते हैं उनको LPG कहते हैं, तब पता है मुझे। लेकिन इनसे राइट आंसर कौन सा है? यहाँ तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है या लिक्विफाइड प्रेशर गैस है। तो मेरे ख्याल से इसका सही आंसर सी को होना चाहिए। लेकिन हम देख लेते हैं कि LPG स्टैंड फॉर किसके लिए करती है। LPG स्टैंड फॉर किसके लिए करती है, अभी हम देख लेते हैं। LPG स्टैंड्स फॉर फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। तो जनाब ये ठीक हो गया हमारा ऑप्शन। ये भी तुक्का लगाया था लेकिन चले जी जनाब, कॉमन सेंस भी होती है। पेट्रोलियम गैस से हो सकती है, प्रेशर गैस तो हो नहीं सकती। तो आगे हम बढ़ते हैं जी। तो आगे मज़ीद हम बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है हाउ मैनी ईयर्स डिड नेल्सन मंडेला रिमेन इन प्रिजन। तो नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहा था? देख लेते हैं जी। नेल्सन मंडेला कितने साल रहा है जेल में? नेल्सन मंडेला कितने साल रहा जेल में? रिमेन इन प्रिजन फॉर हाउ मैनी ईयर्स, फॉर हाउ मैनी टाइम लिख देते हैं, जल्दी से इसको आंसर देखते हैं। तो वह कहता है 27 साल रहा। तो दिस इज़ ऑफ सो मच टाइम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर था इसका वो था 27 ईयर्स। ए इसका राइट आंसर है। ओके जी। टॉप स्पिन इन क्रिकेट कोज, टॉप स्पिन क्रिकेट के अंदर किस चीज़ का कोज बनती है? हायर रिबाउंड का, लोअर रिबाउंड का, रिबाउंड टू द लेफ्ट है या रिबाउंड टू द राइट है? टॉप स्पिन जो होती है मेरे ख्याल से वो हायर रिबाउंड का बायस बनती है। अभी हम देखते हैं कि टॉप स्पिन कोज इन क्रिकेट, मेरे ख्याल से हायर रिबाउंड होगा। टॉप स्पिन इन क्रिकेट causes to drift across the pitch toward the end of the delivery during the batsman the more vision. What does top spin do in cricket है? ज़्यादातर तक हवा जो है वो एयर में रहती है। तो मैंने तो यहाँ पे लिखा है कि हायर रिबाउंड। इसके बारे में भी हम मज़ीद जानेंगे, अभी हम तुक्का ही लगा रहे हैं कि हायर रिबाउंड हो सकता है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की जानी बढ़ते हैं, फिर मैं अगले आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगी बिकॉज आई एम टायर्ड नाउ। यहाँ लिखा है फोकसिंग ऑन डिस्क्राइबिंग और एक्सप्लेनिंग डाटा वर्सेस डूइंग बियॉन्ड इमीडिएट डाटा एंड मेकिंग इंटरफेस इन द डिफरेंट बिटवीन। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ नहीं आई, इतना ज़्यादा डेप्थ क्वेश्चन है ये। फोकसिंग ऑन डिस्क्राइबिंग or explaining data versus going beyond immediate data and making interferences the difference between focusing on describing or explaining data versus going beyond immediate data and making interference the difference between। वो कहता है कभी कभी हम डाटा को फोकस करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और कभी कभी हम सिर्फ डाटा को जल्दी कलेक्ट करते हैं। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? वो कहता है कि सेंट्रल रिडेंसी एंड कॉमन रिडेंसी है, मैचुअल एक्सप्रेसिव एंड मैचुअली एग्जॉस्टिव प्रॉपर्टीज़ है, डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरफेरेंशियल है, या पॉजिटिव स्क्यू एंड नेगेटिव स्क्यू। मेरे ख्याल से सी हो सकता है डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरफेरेंशियल। अब मुझे नहीं पता इसका राइट आंसर क्या है, लेकिन मैं इसके ऊपर तहकीक करूँगी और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं मैं सारे आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी, जो हमने मिस किए हैं, जिनके बारे में हमारा जवाब सही तरीके से कंसर्न नहीं कर रहे थे हम, जो बड़े लॉन्ग टाइम मांग रहे हैं जो क्वेश्चन अपने जवाब के लिए, हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे। मैं आपको सामने इन तीनों सवालों को शेयर करूँ जो मैंने छोड़े थे या जिन पर मैं तुक्का लगाया। अब हम ऐसा करते हैं कि वीडियो ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, बाय।